नमस्कार, वंदे मातरम। आज पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से पहले ये आइडियोलॉजी वर्ड काफ़ी परेशान करता है, और जब तक इस आइडियोलॉजी को हम सही तरीके से नहीं समझ लेंगे तब तक हमें ये समझने में बहुत ही असुविधा होगी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि फिर आइडियोलॉजी तो अलग अलग फॉर्म लेगा। तो ये आइडियोलॉजी क्या है, ये विचारधारा क्या है, इसको विस्तार से और आसान तरीके से धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो, अगर हम दर्शन शास्त्र का इतिहास देखें या पॉलिटिकल थ्योरी का इतिहास देखें, तो कभी कोई दार्शनिक आते हैं जो किसी विशेष टर्म को कॉइन द टर्म कहते हैं, तो किस व्यक्ति ने दिया, क्यों दिया, ये तो सामान्य आपको पुस्तकों में मिल जाता है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे मूल क्या था। व्यक्ति है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार तो आएंगे ही। विचार कई तरह के हो सकते हैं। विचार कैसे पैदा होते हैं? विचार कल्पना का ही एक ऐसा रूप है जो थोड़ा सा वास्तविकता की धरातल पर चलता है। अब ट्रेसी नाम के विचारक ने, जो कि आइडियोलॉजी को क्वाइंट करते हैं, उनका कहना है, वो साइंस ऑफ आइडिया की बात करते हैं कि जो आइडिया फॉर्म होता है उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो उनका मानना है कि जब भी कोई ह्यूमन बीइंग किसी मटेरियल वर्ल्ड से, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिकवादी दुनिया है, भौतिकवादी दुनिया का मतलब ऐसी चीज़ों को जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका कोई स्वरूप है, तो इससे जब कोई ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है तो उसके माइंड में एक सेंसेशन होता है, एक कुछ कौंधता है, कुछ फीलिंग सी आती है। और जब ये सेंस की जो फीलिंग का जो सेंस होता है, इसका जो एक्सपीरियंस होता है, ये किसी न किसी आइडिया को फॉर्म करता है। ये आइडिया किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। पहले हम आइडिया के फॉर्म होने की बात को समझते हैं, तब आगे समझेंगे कि फिर आइडिया से आइडियोलॉजी क्या है। और जब आइडियोलॉजी को समझ लेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन है कि वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, सोशल आइडियोलॉजी क्या है, इकोनॉमिक में भी होगा उसका प्रयोग, अलग अलग सोशल में भी उसका प्रयोग होगा, और उसके मॉडर्न में, कंटेम्प्रेरी में अलग अलग आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स, व्यूज़ बनते चले जाएंगे, अलग अलग दार्शनिकों के मत आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य रूप से ये समझ लें कि भौतिकवादी दुनिया में सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क में जब एक सेंसेशन का हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तो उससे आइडिया फॉर्म हुआ। अब आइडिया, ये सब विदेशी शब्द हैं, कुछ फ्रेंच के वर्ड हैं, लॉजिया, द स्टडी ऑफ नोशन पैटर्न, जो आइडिया बनते हैं, जो नोशन, जो विचार बनते हैं, जो उसकी समझ बनती है, उसकी जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, बायोलॉजी जैसे है, जो बायो स्फीयर में जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, जो भी बायोलॉजी के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो लॉजी शब्द होता है। तो उसमें आइडिया में जो लॉजी लगाया गया है, मुख्य इसका मतलब यही है कि ये साइंटिफिकली उसकी स्टडी करने से संबंधित है। द स्टडी ऑफ नोशन है, पैटर्न है, और आइडिया तो आप समझ गए कि दैट फॉर्म इन द माइंड्स ड्यू टू दोज सेंसेशंस। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि आइडियोलॉजी इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ आइडिया। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब हुआ कि अब आइडियाज तो फॉर्म किए, मेरे मन में कुछ आइडिया फॉर्म किया। अगर हम समुद्र के किनारे बैठे हैं तो समुद्र को देख के मेरे मन में कोई आइडिया फॉर्म किया। समुद्र क्या है? एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म है नेचर का। किसी के मन में कोई और आइडिया फॉर्म किया। लेकिन कलेक्शन ऑफ आइडिया, जब हम सेट ऑफ आइडियाज की बात करते हैं, सेट ऑफ आइडियाज, तो सेट का मतलब हो गया ये कलेक्शन। बहुत सारे आइडियाज का कलेक्शन, जो कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट का मतलब होता है एक जैसी दिशा में चलना, एक जैसी प्रॉपर्टी के साथ, उसके सोचने की जो कुछ मूल बिंदुएं हैं वो कहीं ना कहीं एक विशेष लक्ष्य की तरफ जा रही हैं।
समुद्र को देखकर वैज्ञानिक विचार भी आ सकते हैं, समुद्र को देखकर भूगर्भीय विचार भी आ सकते हैं, और समुद्र को देखकर साहित्यिक विचार भी आ सकते हैं। समुद्र को देखकर कविता भी हो सकती है, कविता का भी निर्माण हो सकता है, और कविताओं के निर्माण में भी यह संभव है कि कविता मार्मिक भी हो सकती है, हृदय स्पर्शी भी हो सकती है, और कविताएं रोमांच से भरी हुई भी हो सकती हैं। अब अगर पैटर्न सेम है, कोहेरेंस सेम है, वही विचार अगर आ रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये सभी एक ही दिशा में गमन करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सेट बनाते हैं, तो इस तरह से सामान्य आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब आइडियोलॉजी तब फॉर्म होता है जब सिस्टम ऑफ आइडिया कोहेरेंट में कुछ बेसिक्स उसमें सेम होती हैं जो एक दिशा में जा रही हैं। यानी कि अगर इसको हिंदी में जितना अच्छा नाम दिया गया है उतना अंग्रेजी में भी नहीं है कि विचारधारा है, एक धारा जो बह रही है उसमें ऐसे ऐसे विचार आके इसी धारा को पुष्ट कर रहे हैं। जैसे आगे हम बताएंगे कि कम्युनिज्म एक विचारधारा है और उसमें कभी मार्क्स के सिद्धांत आते हैं, कभी लेनिन के सिद्धांत आते हैं, कभी माओ के सिद्धांत आते हैं। ये सभी सिद्धांत वैसे ही हैं जो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म की विचार को उसको पुष्ट करते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं। और साथ में जैसे गंगा की धारा बह रही है तो अलग अलग सहायक नदियां आ रही हैं, इसीलिए हिंदी में ये टर्म ज़्यादा सुटेबल लिया गया, ज़्यादा आसानी से समझ आ जाने वाला टर्म है। तो ये क्या है? एजम्पशन अबाउट रियलिटी, मतलब जब आइडिया बनती है तो एक एजम्पशन होता है रियलिटी का, लेकिन मे नॉट हैव फैक्चुअल बेसिस। क्योंकि जब भी आइडिया बनेगा तो इसको नॉर्मेटिव कहते हैं। आइडियोलॉजी जब भी फॉर्म होगी, नॉर्मेटिव का मतलब आउट टू बी, ये होना चाहिए, अगर ये हो, ऐसा हो तो बेहतर होगा। लेकिन जब भी आइडियोलॉजी बनती है ग्राउंड लेवल की रियलिटी को एजम्पशन में लेकर बनती है। अगर हम कहें कि पूंजीवाद एक विचारधारा है, साम्यवाद एक विचारधारा है, तो ये विचारधारा सिस्टम को कैसे अच्छे से हम रन कर सकें, सिस्टम में जो प्रॉब्लम है सबका दावा होता है कि उस प्रॉब्लम को हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ग्राउंड की रियलिटी को एजम्पशन में लेकर विचार तो बनते हैं, बट मे नॉट हैव फैक्चुअल बेसिस। सारे फैक्ट्स जो हैं उसके, जो सारे फैक्चुअल बेसिस जो हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ फैक्ट, क्योंकि साइंस तो है नहीं, क्योंकि आइडियाज़ हैं और आइडियाज़ फ्लॉड भी हो सकते हैं, आइडियाज़ इतने एजम्पशन पे भी हो सकते हैं या इतने ज़्यादा जिसको हम कहेंगे कि वो इमेजनरी हो सकते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल है। अब ये क्या है? पैसिव एक्सेप्टेंस और फर्वेंट एडवोकेसी। जब भी आइडिया बनेगी, आइडियोलॉजी बनेगी, तो दो तरह की बातें होंगी। एक वर्ग ये होगा जो पैसिवली उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेगा। जब हम आइडियोलॉजी फॉर्म होगी, तो आइडियोलॉजी जब फॉर्म होगी तो आइडियोलॉजी को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, उस आइडिया के पीछे जनसमूह की जरूरत है, उस आइडिया के पीछे विचारकों की जरूरत है, उस आइडिया के साथ जो एक्शन पॉइंट्स हैं उस आइडिया के, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ऐसा होगा तो दो तरह के जो सामने आएंगे तरीके उस आइडिया के एक्सेप्टेंस के लिए, वो होंगे पैसिव एक्सेप्टेंस। मतलब हमें आइडिया पसंद है, हमें आइडियोलॉजी पसंद है, लेकिन हाँ ठीक है हमने मान लिया, हमें कैपिटलिज्म अच्छा लगता है हमने मान लिया, बट हमने सिर्फ मान कर ही छोड़ दिया। कहते हैं ना कि तन से, मन से, धन से समर्थन करेंगे, तो मन से समर्थन कर दिया। तन और धन इन दोनों को निष्क्रिय, धन खर्च नहीं करेंगे और तन से निष्क्रिय हैं। फर्वेंट एडवोकेसी मतलब उसी आइडिया को लागू करने के लिए, उस आइडिया के समर्थन में, उस आइडिया के साथ आने के लिए पूरी ताकत लगा देना, मन के साथ अपने तन को लगा देना। अगर धन है तो धन को लगा देना, क्रांति है तो क्रांति को कर देना। तो कोई भी आइडियोलॉजी जब होती है तो उसके साथ ये दो पॉइंट हमेशा साथ रहते हैं, पैसिव एक्सेप्टेंस और फर्वेंट एडवोकेसी। अब देखो, सेट ऑफ आइडियाज, बिलीफ, फॉलो, यानी कि एक बिलीफ सिस्टम होगा। हम पूरी तरह विश्वास करते हैं कि ये जो आइडिया फॉर्म हुआ है, ये जो सेट ऑफ आइडियाज फॉर्म हुए हैं, और इस आइडिया के साथ जो कोहेरेंट आइडियाज हैं, कई लोगों के साथ जो मिली हुई एक दिशा जो मिल रही है, इसके जो हमने ग्राउंड रियलिटी को समझ के एक एजम्पशन बनाया है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए जो आइडियोलॉजी बनी है, उसमें पूरी तरह से बिलीफ होना, उसको फॉलो करना, ये एलिमेंट आइडियोलॉजी के साथ होता है। अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है
या पूंजीवादी आइडियोलॉजी है तो उसके साथ क्या जुड़ा होगा, बिलीफ एंड फॉलो, ये जरूर जुड़ा होगा। यानी कि जो सत्ता में जो व्यक्ति हैं या ऐसे लोग जो आंदोलनकारी हैं या जो सत्ता को परिवर्तित करके नई सत्ता लाना चाहते हैं, उसका उस आइडियोलॉजी पे बिलीफ होगा, वो उसको फॉलो कर सकते होंगे। ठीक है, अब देखो रैशनल आइडिया और इररेशनल जो है वो इंपल्स। अब रैशनल आइडिया जो है मॉब, ये मॉब इंपल्स, तो ये होता क्या है कि अगर जब हम आइडिया फॉर्म करते हैं तो आइडिया जाहिर सी बात है रैशनल फॉर्म में आइडिया फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर हमको सिस्टम में चेंज करने का दो ही तरीका हो सकता है। ये पॉइंट ये बताता है कि अगर हमको सिस्टम में चेंज करना है तो दो तरीके से हो सकता है, रैशनल आइडिया को फॉर्म करके, उस आइडिया के साथ लोगों को जोड़ के, लोगों की आइडिया के साथ उस आइडिया को बल मिले, यानी कि धीरे धीरे वो आइडिया एक साइंस ऑफ आइडिया आइडियोलॉजी बन जाए और उस आइडियोलॉजी से चेंजेज आए। या इररेशनल मॉब इंपल्स, मतलब मॉब का मतलब भीड़, भीड़ की ऐसी सक्रियता, ऐसी क्रांतिकारी कदम जिसमें कोई रैशनल आइडिया नहीं है। तो इस सिस्टम को देखते हुए जब विचारकों ने विचार किया, ये शुरू होता है एनलाइटमेंट पीरियड से। जब एनलाइटमेंट पीरियड का मतलब वहां पर व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन को महत्व मिलना शुरू हो गया, और जब व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन को महत्व मिलना शुरू हो गया तो महसूस किया गया कि ये जो विचारों का क्रम है और जो विचार को फॉर्म करते हैं और विचार से लोगों को जोड़ते हैं और विचारधारा बनाकर आगे बढ़ते हैं और सिस्टम में कुछ चेंजेज लाने की बात करते हैं, तो इस तरह से शासन व्यवस्था को अधिकार में लाना और अधिकार में लाकर शासन में जो हम आइडियल्स चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। और आइडियोलॉजी मुख्य रूप से जो इनलाइटमेंट की मुख्य बातें थी वो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, प्रॉपर्टी राइट्स जिसकी हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, स्टेट पावर, स्टेट पावर जो हो वो ऑटोक्रेटिक ना हो, उसमें लिमिट हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हो, इंडिविजुअल की लिबर्टी हो, फ्री मार्केट हो और प्रॉपर्टी राइट हो। ये सारे एनलाइटमेंट पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे लाने के लिए आइडियोलॉजी का कंसेप्ट वहां से फॉर्म होता है। आइडिया एंड आइडियोलॉजी के हिसाब से शासन व्यवस्था और पॉलिटिकल सिस्टम भी रन करे, इसके लिए, क्योंकि उसके पहले इरेशनल मॉब इंपल्स के थ्रू चेंजेज आया कर रहे हैं जहां वो फॉर्म हो रहा है, लेकिन अब वहां से रैशनल आइडिया का इंपॉर्टेंस समझा जा रहा है। आइडिया और आइडियोलॉजी के हिसाब से सिस्टम को रन करने की बात सामने आ रही है। अब आइडिया जो है वो समझ में आ गया तो ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग फॉर्म होगा, क्योंकि समाज जो बना है, जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, जो सोशल इक्वेशंस हैं, वहाँ सोसाइटी के लिए जो आइडियाज़ होगी, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है उसको अपहेल्ड करने के लिए या उसमें चेंजेस लाने के लिए जो गोल जिस गोल का संबंध सिर्फ सोशल रिलेशन से होगा, वैसे आइडिया को हम कहेंगे सोशल आइडियोलॉजी। और जिसका संबंध पॉलिटिक्स से होगा, हाउ टू गेन कंट्रोल, हाउ टू बी इन पावर, हाउ टू रन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे उनका मैकेनिज्म क्या कैसे रन करेगा, जो स्टेट के अंदर सिस्टम है वो क्या होगा, इकोनॉमी का सिस्टम क्या होगा, कैसे वो कैपिटलिज्म पे वर्क करेगा, या सबको प्रॉपर्टी के राइट्स कितने होंगे, इस तरह की बातें अगर आ जाएं, अधिकार की बातें आ जाएं, तो ऐसी आइडियोलॉजी हो जाएगी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इथिकल आइडियोलॉजी, इथिक्स से रिलेटेड है, इसका सही क्या होगा, गलत हम किसको मानेंगे, किसको कहेंगे कि किस आइडिया के हिसाब से एक ही कदम को अलग अलग आइडियोलॉजी के हिसाब से सही और गलत ठहराया जा सकता है। कहीं किसी हिंसा की घटना को अंजाम देने वालों को एक आइडियोलॉजी वालों के हिसाब से आतंकवादी है, तो दूसरे आइडियोलॉजी वाले उसको स्वतंत्रता सेनानी कह देते हैं, फ्रीडम फाइटर्स कह देते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल, इसका संबंध ज्ञान के विज्ञान से है, जो नॉलेज हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस नॉलेज को हम जब सीखते हैं, उस नॉलेज को उसके जो टेक्निकलिटीज होती हैं, तो जब इनलाइटमेंट पीरियड में आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट सामने आता है, साइंस ऑफ आइडियाज सामने आता है, तो ये जो आइडियोलॉजी था, साइंस ऑफ आइडिया था, या आइडिया को फॉर्म करके किसी सोशल या पॉलिटिकल चेंजेस को लाने की बात थी, तो उसके बाद जो शासक वर्ग आ रहा है वो इस आइडियोलॉजी का जो कंसेप्ट है इसके प्रति कैसे रिएक्ट कर रहा है।
अब नेपोलियन जब आते हैं तो नेपोलियन का मानना था कि ये जो आइडियोलॉजी है ये एक तरह का एब्यूज है। आइडियोलॉजी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में पहले कभी भी जो भी शासक वर्ग रहे उनकी राय कभी भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उनका मानना था कि एक इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है, ये जनता में एक भ्रम पैदा करता है और एक ऐसे बिलीफ सिस्टम और व्यू को पैदा करता है जो कहीं ना कहीं राज्य के लिए और समाज के लिए हानिकारक है। मार्क्स के बारे में भी कहा जाता है कि उसने भी जो आइडिया और बिलीफ सिस्टम को देखा एक सिस्टम ऑफ फॉल्सहुड की तरह देखा, क्योंकि मार्क्स का तो हमेशा मानना था ना कि स्टेट है तो वो रूलिंग क्लास के फेवर में है। अगर आइडियोलॉजी का जो कंसेप्ट है, आइडियोलॉजी के हिसाब से जो साइंस ऑफ आइडियोलॉजी है जो ये बात करता है कि ये सिस्टम या इस तरह के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने से सोशल चेंजेज आएंगे, पॉलिटिकल चेंजेज आएंगे, पॉलिटिक्स का ऐसा इक्वेशन बनेगा, इंस्टीट्यूशन के बीच ये रिलेशन बनेगा, कहीं ना कहीं ये रूलिंग क्लास के द्वारा एक नैरेटिव्स बनाए गए हैं, एक बिलीफ सिस्टम बनाया गया है जो अंत में जो रूलिंग क्लासेस हैं उन्हीं के ईगो को फुलफिल करेगा, उन्हीं के नीड को फुलफिल करेगा, उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा और अंततः जो श्रमिक वर्ग हैं उनका शोषण ही होता रहेगा। इसीलिए वो इसको ये कहता है कि ये पॉलिटिकली एलिनिएट करते हैं किसको, सोसाइटी के वैसे ग्रुप को जिनका हमेशा शोषण होता रहा है, जो प्रोलेटेड ग्रुप हैं और जो प्रॉपर्टी के ऑनर हैं। आइडियोलॉजी का जो कंसेप्ट है, जो सिस्टम है, लेकिन बाद में मार्क्स अपने जो मार्क्सवाद का सिद्धांत देते हैं धीरे धीरे वो भी एक आइडियोलॉजी का फॉर्म ले लेता है। मार्क्स के समय में शायद उनको ये विजन नहीं रहा होगा कि जिस आइडियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को हम नकार रहे हैं आगे चल के मेरा कंसेप्ट भी आइडियोलॉजिकल फॉर्म ले लेगा और आगे चल के लेनिन के आने के बाद इसी आइडियोलॉजी का एक्शन इम्प्लीमेंटेशन होगा, एक्शन पॉइंट के रूप में वो इम्प्लीमेंट होगा। आने वाले समय में फिर उसी विचारधारा के क्रम में माओ उसी चीज को अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी सिंपल टर्म में आइडियाज फॉर्म हुए, कई तरह के सेट ऑफ आइडियाज जो एक डायरेक्शन में एक गोल में चल रहे हैं, कोहेरेंट हैं, आपस में मिले जुले हैं, कुछ ही एक एक्शन गोल को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी एक तरह से सुधार को, किसी एक तरीके से सिस्टम या पॉलिटिकल में चेंजेज लाने को जो अपनी उस मार्ग को बता रहे हैं। ये साइंस ऑफ आइडियोलॉजी होता है और इस आइडियोलॉजी के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चेंजेज लाए जाने की जो कल्पना की जाती है, जो एजम्पशन होता है, उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब आगे समझते हैं कि आइडियोलॉजी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, आइडियोलॉजी को कैसे हम समझ सकते हैं कि जब पॉलिटिकल स्फीयर में आता है तो इसकी क्या खास बात होती है, जब सोशल स्फीयर में आइडियोलॉजी आता है तो क्या खास बात होती है। खास करके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है और इसके साथ सोशल आइडियोलॉजी को भी पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से समझ लेना बेहतर जरूरी है। तो इस आइडियोलॉजी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आइडियोलॉजी के एलिमेंट्स क्या हैं। यहाँ बोर्ड पर पहले से ही लिखा हुआ है, इसी को पॉइंट टू पॉइंट समझते चलते हैं कि किन बातों को आइडियोलॉजी का एलिमेंटल फॉर्म माना जाता है जिसके होने से वो आइडियोलॉजी जो है वो स्ट्रांग होती है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आइडियोलॉजी के। इट मस्ट हैव पावर ओवर कॉग्निशन, यानी कि व्यक्ति की जो समझ शक्ति है, व्यक्ति की जो अपनी विचार शक्ति है, व्यक्ति का जो सामान्य समझ है, व्यक्ति की जो किसी चीज़ को समझने की अपनी एक उसकी मानसिक दशा होती है, उसके ऊपर उसके माइंड पावर को ओवरकम कर लेने की क्षमता। यानी कि एक आइडियोलॉजी होगी तो एक बृहत्तर रूप में एक बड़े जन समुदाय को आकर्षित करती है, प्रभावित करती है, उसके सोचने की क्षमता पर अपनी सोच को हावी करती है। इसका मतलब ये एलिमेंट ऑफ पावर जो है कॉग्निशन पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आइडियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप चाहे भी किसी भी आइडियोलॉजी को देखेंगे, चाहे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो, यहाँ कॉग्निशन पर ओवर पावर किया जाता है आइडियोलॉजी के थ्रू। इट मस्ट प्रोवाइड गाइडेंस टुवर्ड्स एक्शन, यानी कि जब आइडियोलॉजी होगी तो आइडियोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, एक्शन ओरिएंटेड गोल क्या हो, तो उसके लिए गाइडेंस होना चाहिए आइडियोलॉजी में कि उसको हम कैसे, मस्ट प्रोवाइड गाइडेंस। मार्क्स, एंजल्स
इन लोगों ने जो साम्यवादी विचारधारा की जो रूपरेखा बनाई, उसको कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो ग्राउंड में उसके गाइडेंस क्या होंगे, कैसे वो राज्य स्थापित किया जाएगा। फिर लेनिन के आने के बाद आप देखते हैं कि कम्युनिस्ट स्टेट एस्टेब्लिश होता है पहली बार। इट मस्ट बी लॉजिकली कोहेरेंट, यानी कि अगर विचारधारा के जो विचारक हैं और जो विचार उस विचारधारा की दिशा की तरफ चल रहे हैं, अगर वो लॉजिकली कोहेरेंट नहीं होंगे, अब माओ की विचारधारा हो, लेनिन की विचारधारा हो, कैपिटलिज्म में एडम स्मिथ की हो, या नियो लिबरल जो अप्रोच वाले विचारक हैं उनके विचार के हों, वो जिस दिशा में चले जा रहे हैं, जिस दिशा में प्रवाह है उनका विचारधारा की, जिस प्रवाह को वो समर्थन देते हैं, अगर उनके विचारों में उससे जुड़कर लॉजिकल सेंस नहीं होगा, अगर उनके विचारों में वो बात नहीं होगी कि वो उसी को पुष्ट करते हों, यानी कि अगर लॉजिकल कोहेरेंस का मतलब उससे मिलते जुलते नहीं होंगे, उसी दिशा दशा के नहीं होंगे, तो आइडियोलॉजी फॉर्म होकर भी आइडियोलॉजी को धीरे धीरे वो नष्ट करने लगेगी, आइडियोलॉजी वीक होने लगेगी। जबकि होना क्या है कि आइडियोलॉजी को स्ट्रांग होना है, उसका स्ट्रांग फॉर्मेशन होगा तो वो आइडियोलॉजी का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाएगा, आइडियोलॉजी का एलिमेंट कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप क्लास, तो कोई भी आइडियोलॉजी किसी न किसी सोशल ग्रुप को, सोशल क्लास को टारगेट करती है। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है तो वो क्या करती है, समाज के एक जो ग्रुप है, एक क्लास है, वो उनके लिए या उनके पावर स्ट्रक्चर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, अगर हम मार्क्सिज्म को देखें, कम्युनिज्म को देखें, तो वो क्या है, लोअर रेंज जो क्लासेस हैं, जो प्रोलेटरेट्स हैं, जो शोषित वर्ग हैं, शोषण के बात करते हैं, शोषण का मुद्दा उठाती है। तो ये हमेशा पार्टिकुलर सोशल ग्रुप या क्लास, उसके लिए उसको ग्राउंड पे जब इंप्लीमेंट करें तो उनको क्या बेनिफिट पहुंचेगी, उनके लिए क्या होगा, उसके लिए हमेशा उस कैरेक्टरिस्टिक को आगे रख के ये चलेगी। आइडेंटिटी थिंकिंग, यानी कि पहले तो आइडियोलॉजी में थिंकिंग का और आइडेंटिटी का बहुत महत्व है। आज की पॉलिटिक्स ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, और ये आइडेंटिटी का आइडियोलॉजी जो है सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, सोशल आइडियोलॉजिकल फॉर्म में नहीं, हर जगह किसी भी आइडियोलॉजी के फॉर्म में जाएंगे, बिना आइडेंटिटी के आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हर आइडेंटिटी का अपना एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है, हर आइडेंटिटी की अपनी एक आइडियोलॉजी शुरू हो जाती है, और आइडियोलॉजी भी अलग अलग आइडेंटिटी को अलग अलग तरह से ट्रीट करती है। फॉर्म ऑफ थॉट मोटिवेटेड बाई सोशल इंटरेस्ट, तो जब आइडियोलॉजी है तो वो समाज में जब आएगी या समाज से जब प्रभावित होगी या समाज को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, या किसी भी आइडियोलॉजी का जो स्ट्रक्चर होगा वो कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल, उसके जो गोल्स होते हैं वो सोशल जो उसके एलिमेंट हैं, जब तक उससे गुजरेंगे नहीं तब तक वो पॉलिटिकल गोल को पा नहीं सकता। और सोशल इंटरेक्शन के लिए सोशल इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैन ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल, तो सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन बीइंग्स आपस में एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। तो कोई भी आइडिया जो मेटेरियलिस्टिक आइडियाज फॉर्म होंगे वो मोटिवेटेड होने चाहिए सोशल इंटरेस्ट से, क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी अगर सोशल इंटरेस्ट से मोटिवेटेड नहीं है तो उस आइडियोलॉजी का एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी सोशल इंटरेस्ट से प्रभावित होती है। सोशल इंटरेस्ट ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है लार्जर लेवल पे सोसाइटी से ही। आप देखेंगे कि स्टेट, तो स्टेट के ऊपर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और आइडियोलॉजी, इसका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब देखें एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ बिलीफ्स, यानी कि जो भी आइडियोलॉजी होगी, बिना बिलीफ के तो आइडियोलॉजी पर काम हो नहीं सकता, आइडियोलॉजी का जो विस्तार है वो हो नहीं सकता। तो जो आइडियोलॉजी के बिलीफ सिस्टम होंगे उसमें एक्शन ओरिएंटेड का मतलब बहुत ज़्यादा इमेजनरी यूटोपियन आइडियोलॉजी का कोई ग्राउंड लेवल नहीं होता है, उसका ग्राउंड पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर वो एक्शन ओरिएंटेड आइडियोलॉजी नहीं है, अगर वो सिर्फ इतना कि ये होना चाहिए, ये कर लिया जाता या ये होता तो अच्छा होता, अगर उसमें ये बातें नहीं हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर लें, ये हम कर सकते हैं, हम इसको धरातल पर उतार सकते हैं, ऐसे ऐसे किया जा सकता है, इसको सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि अगर एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ बिलीफ्स नहीं होंगे, बिलीफ्स तो बहुत कुछ हो सकते हैं, बिलीफ तो सर्वशक्तिमान सत्ता पर भी होती है, रिलीजन ही बिलीफ का सिस्टम है, लेकिन जिसको हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जिसको हम एक्शन गोल में नहीं बदल सकते हैं, वैसे बिलीफ से आइडियोलॉजी कभी निर्मित नहीं हो सकती। यानी कि आइडियोलॉजी का ये एक बहुत ही
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। अब जो आइडियोलॉजी फॉर्म होगी तो उसमें क्या होगा? आइडियोलॉजी के जो समर्थक होंगे और आइडियोलॉजी को जिन लोगों को एक आइडियोलॉजी आपस में यूनिटी में बांधती है और जो लोग उस आइडियोलॉजी के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार होते हैं, आप देखें कि हिटलर की जो नाजीवादी विचारधारा थी उसने कैसे पूरे जर्मनी के लोगों को उस विचारधारा में बांध दिया जहां ज्यूज के ऊपर अत्याचार होने लगा। आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में कैसे बड़े बड़े रक्तपात हुए। सिर्फ कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए पोल पोट ने कंबोडिया में कितना बड़ा नरसंहार को अंजाम दिया। ऐसा शुरू कैसे होता है? यूनिफाइंग उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये हैट्रेड, मतलब हैट्रेड, घृणा कब होती है? आप देखेंगे किसी रिलीजन लेवल पे भी किसी बिलीफ सिस्टम या किसी आइडियोलॉजी से लोग बंधे होते हैं तो वो उनमें पागलपन आता कहाँ से? वो पागलपन आता है एक नफरत, यानी उस आइडियोलॉजी में किससे नफरत करना है और किसको शैतान मानना है। व्यक्ति को शैतान मानना है, व्यक्ति के समुदाय को शैतान मानना, या एक विशेष विचारधारा या हमारी विचारधारा से जो अलग है उनको शैतान मानना है। अगर वो शैतान की सूरत, शैतान की मूरत, शैतान का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम उसके मन में डाल दिया जाए, उस जनसमूह के मन में डाल दिया जाए, तो ये जो हैट्रेड है उसके प्रति, ये भी आपस में उन आइडियोलॉजी वालों को पूरी तरह से यूनाइटेड करता है। यानी कि हैट्रेड लाने के लिए एक डेविल का कंसेप्ट जरूर होगा। इमिटेशन, डिजायर टू बी, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करके वो बनने की चाहत रखना। जो गुण हम में नहीं है, जो हमको लगता है कि हम अपने आप को अगर हम कमतर आंकते हैं और हमें लगता है या हमारी मानसिकता में बैठ जाए कि वो हमसे सर्वश्रेष्ठ है या ये चीज हमसे सर्वश्रेष्ठ है, तो आदमी उसकी नकल करने लगता है। आइडियोलॉजी का प्रसार भी ऐसे ही होता है। सामने वाले को ये दिखाना, ये दर्शाना, ये पूरी तरह से रियलाइज कराना कि आप जो हो, आप जिस स्थिति में हो, उससे बेहतर जो गोल है वो आपको मिलेगा। आप अगर इस तरह से इस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं तो क्या हुआ? कम्युनिज्म का जब प्रसार हुआ तो यानी कि वो दिखाया गया आपका जो शोषण है, आपकी जो स्थिति है, आप उस स्थिति की कल्पना करो, उसको इमिटेट करो। आप जो नहीं हो, अगर आप वो होगे जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये आइडियोलॉजी को प्रबल करती, यूनिफाई करती है। आप देखिए परसुएशन, परसुएशन का मतलब परस्यू करना, फॉलो करना, आइडियोलॉजी के साथ उसके पीछे चलना। इसमें सबसे बड़ा गोल होता है क्या? ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है। लीडरशिप यानी कि जो गोल देता है, जो एक्शन प्लान तय करता है, जो हैट्रेड किससे करना है, कैसे करना है, वो पैदा करता है, जो अलग अलग इवेंट्स तय करता है, जो फैनेटिक हद तक एक पूरे के पूरे मास को ले जा सकता है, जो एक ऐसे उच्च स्तर पर श्रद्धा प्राप्त कर लेता है जिसको कम करना, जिसमें करिश्मेटिक गुण होते हैं। उस लीडरशिप की जरूरत होती है किसी भी आइडियोलॉजी को, और उस लीडरशिप के थॉट और बिलीफ सिस्टम को परस्यू करने की जरूरत होती है। और कोएशन, कोएशन का मतलब सख्ती से लागू करना, यानी कि जो भी उस बिलीफ सिस्टम से बंधेगा वो दूसरों पर उसको सख्ती से लागू करना चाहेगा। अगर कोई सरकार बनेगी, जैसे कि आप देखते हैं कि कोल्ड वॉर क्या था, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, इन दोनों आइडियोलॉजी का टकराव था। यानी कि हर जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, जो अमेरिका था, जो उनका ब्लॉक था, वो चाह रहे थे कि अधिक से अधिक कंट्री हमारे ब्लॉक में शामिल हो। उसके लिए वो क्या कर रहे थे? कोएशन, सख्ती कर रहे थे। किसी तरह से व्यापार प्रतिबंध लगा दो, सहायता देना बंद कर दो, या अधिक सहायता का लालच दे दो, सुरक्षा संबंधी डर पैदा कर दो, या और सुरक्षित हो जाएंगे ये लालच दे दो। तो दोनों तरफ के लोग ये कोएशन का जो है वो कैसे यूनिफाई, तो उससे क्या होता है? वो आइडियोलॉजी वाले लोगों को अपनी तरफ यूनिफाई कर रहे हैं। कंट्री के भीतर भी, विद इन कंट्री, विद इन सोसाइटी भी आइडियोलॉजी के नाम पर लोगों को कैसे सताकर, परेशान कर, या उनको कोई लालच दिखाकर, कोस्ट कर, उनको अपनी तरफ यूनिफाई करने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें, आइडियोलॉजी में जहां हमें मुख्य रूप से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में जानना है, समझना है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए सबसे पहले तो एक गोल होगा, व्हाट टू अचीव, और मेथड्स होंगे कि जो अचीव करना है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सोसाइटी के भीतर ही अचीव करना है। अगर इंडिया में कुछ अचीव करना है तो वो हम अमेरिका की सोसाइटी में अचीव करके यहाँ नहीं, हम यहाँ की सोसाइटी में ही। यानी कि गोल और मेथोडोलॉजी, ये दो चीज़ें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या होगा?
स्टेट का फॉर्म क्या होगा, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे, इंस्टीट्यूशंस में पावर का स्ट्रक्चर क्या होगा, पावर के जो क्राइटेरिया है, जो पावर का कंसंट्रेशन है वो कहाँ होगा, इंडिविजुअल का पोजीशन क्या होगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, इंडिविजुअल किन किन राइट्स का डिमांड कर सकता है, स्टेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कौन कौन राइट्स दे सकता है, सिटीजनशिप की स्थिति क्या होगी, इमिग्रेंट्स के लिए वहाँ के लॉज क्या होंगे, जस्टिस सिस्टम क्या होगा, लॉ सिस्टम क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या होंगी, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा, इकोनॉमी कैसे इंप्रूव की जा सकेगी, इकोनॉमी का गोल क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिचुएशन क्या होगी, स्टेट का कंट्रोल कहाँ तक होगा। इस तरह की बातों को जो हम समझते हैं, इस तरह की बातों पे विचार करके जब विचारधारा चलती है तब वो समझ में आता है कि ठीक है, ये क्या है, ये कैपिटलिज्म है, इसके गोल क्या है, इसका पावर स्ट्रक्चर कहाँ है, पावर सेंटर कहाँ है, इकोनॉमी इसके हिसाब से कैसे होगी। अब जब आइडियोलॉजी बनती है तो एक शब्द आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप सुनते होंगे, आजकल 5G के नाम पे भी बहुत सुनते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक कई चीजों का समूह। अब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम यानी कि कई पॉलिटिकल बातों और विचारों का समूह या समुच्चय। अब कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसमें किस तरफ क्या पोजीशन रखती है, क्या पोजीशन रखती है, लेफ्ट और राइट के लिए इसके अलग अलग मापदंड हैं। लेफ्ट राइट की शुरुआत कैसे हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से, वो अलग मैटर है, लेकिन जो हमारे आइडियल सेट हैं, जो मीटर पैमाना तय है, अगर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कोई एलिमेंट उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अपना पोजीशन क्या रखता है, उससे ये समझ में आ जाता है कि लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी है या राइट विंग से रिलेटेड आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिना किसी इथिकल आइडियाज के नहीं चलेगी। इथिकल मतलब नॉन इथिकल सेंस में तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसलिए नहीं क्योंकि स्टेट को लेजिटिमेसी चाहिए। लेजिटिमेसी का मतलब यस, एक्सेप्टेंस जिसके ऊपर हम रूल कर रहे हैं। तो इस स्थिति में बिना इथिकल आइडियल्स के कभी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स होंगे, मतलब किन सिद्धांतों को फॉलो करना है, रूल्स क्या होंगे, किस आइडियोलॉजी किस बातों को आदर्श मानती है, बेहतर मानती है, डॉक्ट्राइन क्या है। डॉक्ट्राइन का मतलब जो ऐसे उपदेश होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, जो उनके सार तत्व होते हैं, वो क्या होंगे। मिथ्स, मिथ्स कहते हैं कि उनकी कल्पना की ये आइडियोलॉजी जो है ये एक ह्यूमन फॉर्म नहीं है, बाय नेचर ही जो एक नेचुरल फोर्स है, जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, या जो एक कॉन्सेप्ट है, जो क्रिएशन का ही कॉन्सेप्ट है इस वर्ल्ड का, इस पूरे सिस्टम का, उसके हिसाब से वो एक मिथ गढ़ते हैं कि ये फॉर्म ही ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे अनुकूल है, सबसे उचित है, वो मिथ गढ़ते हैं। सिंबल्स, सिंबल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सिंबल्स लोगों में सम्मान, जोश, गर्व, साहस, इन सब चीज़ों का, इन एलिमेंट्स का आप देखेंगे कि जो साम्यवादी कंट्री होते थे तो उनके जो झंडे होते थे उस पे सिंबल्स का कितना महत्व है। उसमें एक घास काटने का बना होता था जिसको हसुआ कहते हैं, ये किसानों का प्रतीक था। एक हथौड़ा बना होता था, ये हथौड़ा कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का प्रतीक था। और उसके बाद 5 तारे बने होते थे। ये 5 तारे, 5 स्टार्स, समाज में अलग अलग लोग जो इस क्रांति को, और ये रेड कलर पे होता था, यानी कि लाल रंग खूनी क्रांति स्टार जो होते थे वो समाज के अलग अलग वर्ग जो इस क्रांति में सहयोग दे सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, इस तरह से वो डिफाइंड किए हुए थे। तो बिना सिंबल्स के आइडियोलॉजी, सिंबल्स उसको इन्फोर्स करता है। सोशल मूवमेंट्स, समाज में हमेशा सोशल मूवमेंट्स, अलग अलग आंदोलन के लिए जागरूक करना, आंदोलनों के द्वारा उस आइडियोलॉजी को जनता तक पहुंचाना, जनता का उस आइडियोलॉजी के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करना, ये उनकी ज़रूरत होती है। इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, क्लासेस क्या होंगे, किस क्लास के प्रगति के लिए काम करना है, किस क्लास को यह मानना है कि उनके साथ ज़्यादा शोषण हो रहा है, किस क्लास को उसके उनमें जागरूकता पैदा करनी है,
तो ये आइडियोलॉजी का जो खेल है, अगर हम पॉलिटिक्स के संबंध में समझें तो अब आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और सोशल आइडियोलॉजी में मेनली सोशल जो रिलेशंस हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल मूव्स हैं, उनको कैसे फोर्स करना है या उनमें कैसे सुधार करना है, सोसाइटी में चेंजेस कैसे आएंगे, किन किन तरह से हम चेंजेस को देख सकते हैं, एंगल्स क्या होंगे। लेकिन खास करके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतना बड़ा स्फेयर है कि ये सोशल आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी अपने अंदर समा लेता है। तो अब आप अच्छे तरीके से आइडियोलॉजी क्या है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है इसको समझ पा रहे होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।